बड़ा सवाल कि कौन बनेंगे विधायक। और हम जिस क्षेत्र में हैं, कोल्हान की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, यहाँ की 6 सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी विषय में हम बात करना चाहेंगे मनोज यादव जी से। सरजू राय जी चल गए हैं पश्चिमी में, वहाँ के आने वाले भविष्य के विधायक कौन होंगे? देखिए, जिस तरह से हेमंत जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और जिस तरह से बन्ना गुप्ता ने कार्य किया है, आज अगर आप अभी पूर्वी में बोल रहे हैं। अच्छा, पूर्वी क्या बात करें? पूर्वी में अजय कुमार हैं। आपने सरयू राय जी की बात की, सरयू राय पश्चिम में चले गए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ डॉक्टर अजय कुमार हैं और परिचय अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि रघुवर दास जी की बहु चुनाव लड़ रही हैं, उनका इससे ज़्यादा परिचय नहीं दिया जा सकता। लेकिन डॉक्टर अजय का जहाँ तक परिचय देने की बात करें तो डॉक्टर अजय के वो परिचय के मोहताज नहीं है। और जहाँ हमको लगता है कि जमशेदपुर की हर एक जनता डॉक्टर अजय कुमार के योगदान से वाकिफ़ हैं कि उन्होंने जब वो नौकरी में थे तब उन्होंने जनता की सेवा किस तरह से की। नौकरी छोड़ने के बाद जब वो सांसद बने तभी भी वो जनता के बीच रहे, जनता की सेवा की, और अभी भी वो जनता के बीच हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल बड़ा हब है। लेकिन इनके 20 वर्षों के डबल इंजन की सरकार के दौरान में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 52% इंडस्ट्री सिर्फ इस क्षेत्र में बंद हुई है, कोल्हान क्षेत्र में। केबल कंपनी बगल में है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 52% इंडस्ट्री बंद हुई है यहाँ। केबल कंपनी बगल में है, लेकिन उसको खुलवाने का किसी भी तरह का प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया। डॉक्टर अजय कुमार जब यहाँ पर थे तो सरकारी सेवा में रहने के बावजूद जिस तरह से जनता के बीच वो रहते थे, वो कभी भी सरकारी भवन में बैठकर उन्होंने एसपी और थानागिरी नहीं की है, वो जनता के बीच जाकर काम किए हैं। और उनके व्यवहार और हर चीज़ से हर कोई परिचित है। उन्होंने कभी भी गुंडागर्दी का उन्होंने विरोध किया है, खात्मा किया है झारखंड में, जमशेदपुर में। वो गुंडागर्दी करने वाले व्यक्ति नहीं है, उनका विरोध और खात्मा करने वाले व्यक्ति हैं। तो इस तरह की जो परिस्थिति है कि इंडस्ट्रियल टाउन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इंडस्ट्री बने, आगे बढ़े, और साथ ही साथ जो वातावरण है वो इतना जो प्रशासन, सुरक्षा, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है एक इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। और मुझे लगता है कि अजय कुमार से बेहतर इस क्षेत्र को लीड करने के लिए और कोई नेता मिलना संभव नहीं है। और जमशेदपुर पूर्वी की जनता, उनके पार्टी के अंदर जिस तरह से अंतर विरोध है, जिस तरह से उनके पार्टी के ही नेता आज उनके विरोध में चुनाव में निर्दलीय खड़े हो गए हैं, तो वैसे परिस्थिति में डॉक्टर अजय कुमार की जीत सुनिश्चित है। तो फिर अजय कुमार को पप्पू यादव को लाना, कल्पना सोरेन को लाना क्यों इतना महत्वपूर्ण पड़ गया? देखिए, जब चुनाव होता है और आप कहेंगे कि चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए, ये तो उचित नहीं है। चुनाव प्रचार हर किसी को अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में, अपने विचार, इसको बताने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। और चुनाव प्रचार उसका एक माध्यम है जो कि हमारा संविधान भी हमको वो अधिकार देता है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव प्रचार हर किसी को करने का अधिकार है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी दल का बड़ा नेता हो, चाहे वो किसी भी स्तर का नेता हो। तो चुनाव प्रचार वो डेफिनेटली कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार में उनके कांग्रेस के जितने सहयोगी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी बड़े नेता हैं, कल्पना सोरेन जी भी ने यहाँ दौरा किया है। तो हर कोई, हम लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन लगा है कि हम हर सीट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और खास करके जमशेदपुर की ये दोनों सीट जो है, पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा की, ये दोनों सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सीट पर हम जो परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज परिवारवाद के कुचक्र में वो फंसी है। उनके नेता खड़े होकर कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर परिवारवाद है, पार्टी तोड़ने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि जो पूर्वी का जो सीट है वह क्या अजय कुमार के नाम से या अजय कुमार के काम से जीता जा सकता है कि जो महागठबंधन की जो योजना है, मैया समान योजना, बिजली बिल, क्या ये दोनों को में कौन अधिक इम्पोर्टेंट? दोनों चीज़ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जो सरकार 5 वर्षों में जो कार्य हम लोगों ने किया है, ये कार्य हमारी प्रमुखता है। हम धर्म और जाति के आधार पर राज्य को बांटने का, जनता को बांटने की बात नहीं करते हैं। और अजय कुमार जो एज ए लीडर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको चुना है प्रत्याशी के तौर पर, तो एज ए लीडर, एक विधायक के तौर पर भी
अजय कुमार का जो इनपुट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि उनके समकक्ष के कोई भी लीडर अभी पूर्वी में नहीं है जो कि उनके योग्यताओं को टक्कर दे सके। तो जहां तक कि हमारे सरकार का कार्य है और जहां तक कि हमारे नेता की बात है, दोनों ही हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के जिस क्षेत्र में आप चले जाए उस क्षेत्र में हम उनसे 20 हैं और इसका लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। जनता इस बात को समझती है कि हमारा हेमंत जी का क्या एफर्ट है और इस एफर्ट का जो बदला है जो वो हमको मिलेगा और चुनाव हम यहां से जीतेंगे। हरियाणा का चुनाव में आपने पूरी तरह जितने बड़े बड़े विश्लेषण थे, जितने बड़े राजनीतिक पंडित जिसको बोला जाता है, उन्होंने सब बोला कि इस बार तो इन महागठबंधन की सरकार आने वाली है, लेकिन सरकार नहीं आई, वो वहाँ पर एनडीए की सरकार। तो आपको नहीं लग रहा कि अजय कुमार जी इस जमशेदपुर शहर से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो संसद जैसे सीट को छोड़ के विधायक में आ गए, कल इससे अगर हार गए तो पंचायत में भी आ जाएंगे। आपको नहीं लग रहा कि अजय कुमार को डिमोशन कर दिया गया? नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्टी जिसको जहां से चुनेगी, पार्टी जिसको जहां से मौका देगी, वो व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी ने उनको ये जिम्मा दिया कि ये जमशेदपुर पूर्वी के, क्योंकि ये जमशेदपुर पूर्वी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं, राज्यपाल होने के बावजूद भी आज भी वो यहाँ सक्रिय हैं पॉलिटिकल, जबकि संवैधानिक पद पे होने के बाद इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्रिय हैं। ठीक है, तो उनको अगर कहीं ना कहीं एक मजबूत टक्कर देने की बात होगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये समझा कि डॉक्टर अजय कुमार सबसे उपयुक्त कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर हमारे लिए एक सीट जिता सकते हैं और इस सीट पर अच्छे से लड़ सकते हैं। जहाँ तक आपने हरियाणा चुनाव का आपने आकलन ये दिया, तो ये तो प्रश्न चिन्ह हमारे सभी मीडिया बंधुओं के ऊपर भी है, क्योंकि तमाम मीडिया बंधुओं ने कहा था आकलन ने कि सोशल मीडिया नहीं आती है। नहीं, सोशल मीडिया को भी मैं मीडिया मानता हूँ। आज के दिन में सोशल मीडिया बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा भारी है, ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत से व्यक्ति आज के दिन में मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं देख रहे हैं, उसके बदले वो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। तो हर मीडिया में ये बात आई थी कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या परिस्थिति हुई नहीं हुई, हरियाणा चुनाव को मैंने अलग से नहीं देखा है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जहां तक झारखंड की बात है, तो आप याद करिए पिछले चुनाव के समय में रघुवर जी की सरकार थी और उन्होंने कहा था, और हर जगह मीडिया में भी ये बात आई थी कि 60 सीट वो यहाँ जीतेंगे, और वो आकर 23 सीट पे 22 सीट पर निपट गए थे। आपका कहना यह है कि इस बार डॉक्टर अजय कुमार जी जीतेंगे, कितना वोट से जीतेंगे? नहीं, देखिए कोई भी, मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि हम हम जब जनता से मिलते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो हम एक आकलन जरूर करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गारंटी के साथ कह दे कि नहीं ये सीट हम जीत गए हैं। एक अनुमान लगाया जाता है। तो हमें लगता है कि ये सीट ऐसा नहीं है, जो भी लड़ाई होगी इस लड़ाई में डॉक्टर अजय कुमार कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटों से वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन फिर हम आपको लेके जा रहे हैं 2019 के चुनाव में, उस समय रघुवर दास के खिलाफ पूरी तरह एंटी कन्वेंशन था, यानी उनके विरोध में वहाँ की जनता था, तब जाकर सरजू राय जी ने 15,000 में वोट में जीता था। तो आप तो ये जान रहे हैं कि पूर्वी का जो क्षेत्र है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के सीट है, मतलब वहाँ के मतदाता का सोच है कि हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। तो क्या उस किला को भेद कर दीजिएगा अजय कुमार? देखिए, पिछली दफ़ा भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ लड़ रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ लड़ रहे थे, लेकिन जनता को जब ऐसा लगा कि उनके मन की चीज़ नहीं हो रही है, तो उसी जनता ने भाजपा के विरोध में भी वोट दिया। वर्तमान में भी जिस तरह से टिकट का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर किया गया है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे झारखंड में गृह युद्ध की स्थिति है। जितने उनके नेता, जितने उनके कार्यकर्ता पार्टी छोड़े हैं, ये उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द है कि ये उन्होंने पार्टी के अंदर जिस तरह से कार्य हुए, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ, तो वो पार्टी खुद अंतर्विरोध में फंसी हुई है। और वो जो व्यक्ति है, जो हर किसी को ये लग रहा है कि कैंडिडेट यहाँ पर सही नहीं दिया गया, यहाँ पर परिवारवाद हावी रहा, यहाँ एक व्यक्ति पार्टी के ऊपर हावी रहा, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। ये हमारे कृत्य नहीं है, ये हमने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है। कि एनडीए के प्रत्याशी जो है वो अंतर कला में गिरे हुए हैं जी। इसका फायदा अजय कुमार को कैसे मिलेगा? शिवशंकर को भी तो मिल सकता है। शिवशंकर जी ने वहाँ पर काम किया है, उनके समर्थक उनको मजबूर कर दिए कि आप चुनाव में लड़िए। तो ये चीज़ तो अजय कुमार को भी सीट लूज हो सकता है, और इधर भारतीय जनता पार्टी की पूर्णिमा दास को भी लूज। शिवशंकर क्यों नहीं जीत सकते हैं? जब अगर परिवार की बात करें तो वोट तो डाइवर्ट भी हो सकता है। आपने जो बात कहा एकदम सही बात कहा। मेरे को तो जहाँ तक मेरा आकलन है कि ये जो लड़ाई है, ये
डॉक्टर अजय कुमार और शिवशंकर के बीच है, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं है नहीं। यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच में नहीं है, यह लड़ाई शिवशंकर और डॉक्टर अजय कुमार की। यह सच होगा कि नहीं होगा तो रिजल्ट के बाद पता है। अब हम लेके जाते हैं बन्ना गुप्ता जी। बन्ना गुप्ता जी पूरे शहर में बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं, हम काम करने वाले नेता हैं, पुल बना दिए हैं, एमजीएम बना दिए हैं, फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ गया है कि बैनर छपाने का, बड़ा बड़ा बैनर छपाने का। पुल भी बन रहा है तब जिस समय चुनाव का घोषणा होने के बाद पिलर का काम स्टार्ट हो रहा है। एमजीएम का जो डिमना में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, बैनर में बड़ा है लेकिन धरातल पे उतरा नहीं है। क्या बन्ना गुप्ता जी इसका असर होगा उनके चुनाव में? देखिए, मानगो के क्षेत्र में जिस तरह से सड़क और बाकी चीज़ का जो काम हुआ है वो बन्ना गुप्ता की देन है। इसके अलावा आप फ्लाईओवर जो बनने की बात कर रहे हैं, तो चुनाव के घोषणा के पहले ही फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया, सिर्फ उद्घाटन नहीं, काम शुरू हो गया और फ्लाईओवर यहाँ बन रहा है, जिसके बारे में भी बहुत से नेताओं ने कहा कि नहीं यहाँ इसका पाइप जा रहा है, उसका पाइप जा रहा है, फ्लाईओवर नहीं बनेगा, ये अलग बात है। और चुनाव की घोषणा के पहले फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया। इसके अलावा जो अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, तो ये बात मैं मानता हूँ कि झारखंड में इस ज़िले में अस्पताल की जो स्थिति होनी चाहिए वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन आप दिक्कत इस बात की है कि 20 वर्ष यहाँ जिसने राज किया, जो यहाँ पर माने 5-5 मुख्यमंत्री जिस पार्टी के यहाँ घूम रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि भाई आपके कार्यकाल में आपने अस्पताल का क्या किया। बन्ना गुप्ता जी ने कोविड में, बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में, हेमंत जी के नेतृत्व में कोविड में जिस तरह से कार्य हुआ, जिस तरह से कोविड के समय में पूरे इस जिले के एक एक व्यक्ति का ख्याल रखा गया, वैसा शायद ही कभी किसी ने किया। और एक दिन भी बन्ना गुप्ता घर में नहीं बैठे थे। इसके अलावा आज जो अस्पताल बना है एमजीएम में, ये अस्पताल की पहल की गई और प्रयास किया गया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, हमारी सरकार बनेगी, आप देखेंगे वहाँ डॉक्टर की भी कमी नहीं होगी, वहाँ नर्सों की भी कमी नहीं होगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना, उसके बाद बाकी चीज़ को डिलीवर कर देना, ये रातों रात किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम जात पात समाज को तोड़ने जोड़ने की बात करके जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। और हेमंत सरकार की जितनी भी उपलब्धि आज अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रमुखता से बन्ना गुप्ता जी का सहयोग रहा है। उन्होंने हमेशा से सरकार का सहयोग किया है और उनके सकारात्मक कार्य रहे हैं। एक तरफ तो बन्ना गुप्ता जी बहुत अच्छा काम करते हैं, एक तरफ बन्ना गुप्ता के लोग मारपीट में उतारू होते हैं। क्या ये नैरेटिव नहीं हो रहा कि बन्ना गुप्ता एक डॉन के रूप में आ रहे हैं? नहीं, बन्ना गुप्ता की छवि आप डॉन के रूप में कभी भी नहीं थी, क्योंकि बन्ना गुप्ता को मैं बचपन से जानता हूँ। मुझे लगता है कि 11-12 वर्षों की उम्र से मेरी उनसे जान पहचान है। हम लोग एक साथ खेले कूदे हैं, एक साथ कुश्ती लड़ाई झगड़ा सब हम लोगों ने एक साथ किया है। तो बन्ना गुप्ता की छवि ऐसी कभी भी नहीं रही है। आप अगर चले जाइए, आज देखिए आप सोनारी, कदमा, मानगो, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, बन्ना गुप्ता जितनी सहजता से हर किसी से मिलते हैं, सहजता से बात करते हैं, वो ऐसा शायद ही कोई ज़मीन से जुड़ने वाला नेता आपको मिलेगा जिनकी जन्म इसी भूमि पर है, कदमा की भूमि पर उनका जन्म है। लेकिन अगर कोई भी प्रतिद्वंदी अगर फेयर प्ले के अलावा अन्य हथकंडों को अपनाएगा और आप सोचेंगे कि नहीं वो बन्ना गुप्ता सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। और कहीं पर अगर इस तरह की बातें हुई होगी तो उसके लिए कानून सबके लिए बराबर है, कानून अपना कार्य करेगा। मुझे लगता है कि कानून के किसी भी कार्य में बन्ना गुप्ता ने जाकर तो कभी बाधा नहीं पहुंचाई है। इसके बहुत से उदाहरण आपको भाजपा के कार्यकर्ताओं के मिल जाएंगे, जहाँ की थाना के प्रभारियों को उन्होंने काम करने नहीं दिया गया है, जहाँ पर उन्होंने दंगा फैला दिया है। ऐसे बहुत से उदाहरण दिखेंगे आपको। आप शास्त्री नगर का उदाहरण आप देख सकते हैं, और कौन जेल गया था वो भी आप देख सकते हैं, आपकी जानकारी में होगा। तो उसमें बन्ना गुप्ता का हाथ तो नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें अगर रहेंगी, कहीं पर इस तरह की बातें होती हैं, विरोध होती हैं, तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आधार पर और जिस तरह से षड्यंत्र किया जाता है, आज भारतीय जनता पार्टी एक तरह से देखें तो पूरे भारत में वो षड्यंत्रकारी पार्टी है। एनडीए के पास ऐसा सॉलिड कैंडिडेट ही नहीं है कि बन्ना गुप्ता को हरा सके। क्या सरयू राय इस बार छक्का मारेंगे क्या? देखिए, मेरा जहाँ तक अपना आकलन है, क्योंकि सरयू राय अगर ऐसा कैंडिडेट होते तो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देना तक उचित नहीं समझा
और अभी आप देखे होंगे अमित शाह जी का रोड शो हुआ था, तो वो अपना सिलेंडर उनके आगे लटका रहे थे, तो उनके सिलेंडर को अमित शाह जी ने अलग उठाकर फेंक दिया, और सोशल मीडिया पर मैंने देखा है। तो अमित शाह जी भी उनके सिलेंडर को देखने के लिए तैयार नहीं है। तो जनता जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी, जो जनता भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से जुड़ी हुई है, वो कभी भी सिलेंडर और सरयू राय जी की विचारधारा, पर्सनल विचारधारा से नहीं जुड़ेगी। इसलिए एक कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मैं ये भी कहूँगा कि दिवालियापन हो गया है कि जिस जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में वो ताल ठोकते थे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट है, ये हमारा सबसे मजबूत किला है, वैसे किले में भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, और उनको किसी को अपने बहू को लड़ाना पड़ रहा है, किसी को अपने बेटे को लड़ाना पड़ रहा है। घाटशिला में क्या होगा? बाबूलाल और रामदास में रामदास सोरेन के आमने सामने कोई नहीं है। रामदास सोरेन हमारे मान्य नेता, सबसे लोकप्रिय नेता उस क्षेत्र के हैं, और रामदास सोरेन के आसपास कोई खड़ा नहीं होने वाला है। समीर महांती जी हार चुके थे चुनाव, फिर सीना मैदान में आ चुके हैं, और उनको सबसे अधिक वोट लोकसभा और सबसे कम वोट उनको मिला वही विधानसभा के, जहां से वह लड़ रहे हैं बाड़ा गोड़ा के। तो क्या इस बार असर होगा कि पूर्व विधायक तो नहीं बन जाए? इसके पहले भी पिछले 2019 के लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, तो आप वोटों के समीकरण को देखते लोकसभा में, तो करीब करीब 64 ऐसी सीटें थी विधानसभा की जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी आगे थी, लेकिन उनको सीट आया कितना? 23। इस बार का जो लोकसभा हुआ है, इसमें करीब करीब 50-52 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो जब वो 64 में आगे थी 2019 में, तो उनको 24 सीट आया था। इस बार वो 52 में आगे हैं, तो वो 12 में सिमट जाएंगे, और वहाँ समीर महंती मेजॉरिटी वोट से चुनाव जीतेंगे। जुगसलाई विधानसभा, चर्चा ये चल रही कि मंगल कालिंदी जी फ़ोन ही नहीं उठाते थे, वहाँ के वोटर का फ़ोन नहीं उठाते थे, वहाँ के मतदाता का फ़ोन नहीं उठाते थे। मंगल कालिंदी जी का पोजीशन बहुत ख़राब है, या त्रिकोणीय संघर्ष में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जयराम महतो जी भी आ चुके हैं, रामचरित सहीस भी है। तो यहाँ का क्या अंतर होगा? देखिए, मंगल कालिंदी जी को फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मंगल कालिंदी जी 24 घंटा 365 दिन जनता के बीच सड़क पर रहते हैं। मुझे लगता है कि जनता के बीच उनसे ज़्यादा रहने वाला नेता शायद ही कोई होगा। चाहे पटमदा की बात कर लें, चाहे आप जमशेदपुर की बात जीत रहे कि हार रहे, पहले बताइए। नहीं, मैं आपने जो प्रश्न किया उसका विश्लेषण बाद में किया, त्रिकोणीय आपने बात किया, तो मैं आपको कह रहा हूं कि मंगल, हम लोग पिछले दफ़ा कोल्हान में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं जीतने दिया था, और इस बार भी पूरे कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। और जहाँ तक आपने त्रिकोणीय संघर्ष की बात की, तो जिस जयराम महतो को पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा करने का प्रयास किया, आज वो जयराम महतो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसको गिराने का काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उससे ज़्यादा हानि कोई नहीं पहुंचा सकता जितना हानि वो पहुंचाएंगे। तो इसलिए जयराम महतो त्रिकोणीय संघर्ष में हमारे लिए थ्रेट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी। और आजसू सोचे कि जयराम महतो का वो क्या करेंगे। सबसे अधिक अगर फील्ड में कोई मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमने देखा संजीव सरदार जी के साथ जी। वहाँ उसका क्या आकलन है? क्या आप उस क्षेत्र में गए हैं? रूरल एरिया बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। जरूर, मैं उस क्षेत्र में गया हूँ, और संजीव सरदार अभी सिर्फ चुनाव के समय नहीं, चुनाव के पहले भी वो सक्रिय रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी कार्य किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पर हालांकि अर्जुन मुंडा जी की धर्मपत्नी मीरा मुंडा जी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको इस चुनाव में जीत पाना असंभव है। मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, असंभव है, और वहाँ पर संजीव सरदार जी की जीत होगी। एक बात मैं ये भी मानता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में धनबल का प्रयोग कर रही है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जनबल के आधार पर खड़े हैं, और जनबल हमारे साथ खड़ा है। धनबल भले हमारे साथ नहीं है, लेकिन जनबल के आधार पर फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। यह चुनाव बहुत दिलचस्प है, बहुत ही कांटे की टक्कर है। सभी मतदाता से यह अनुरोध है कि आप अपनी वोट विवेक से, बुद्धि से जरूर दीजिए। यही समय है कि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं, और यही समय है कि वह जनप्रतिनिधि आपके घर आ रहे हैं, आपसे प्रणाम कर रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, लेकिन
आप उस चीज़ को ध्यान नहीं देकर उनकी 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और उनके पार्टी के उनके सभी लोगों का 5 साल का जो काम था उसको ज़रूर आकलन कीजिएगा। ऐसा ही विश्लेषण हम ज़रूर करेंगे अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, और आगे इलेक्शन में फिर हम चर्चा करेंगे। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव।